हेलो नमस्कार आप सभी प्यारे भाई बहनों को। मैं विवेक पांडे हिंदी साहित्य विषय के साथ आज आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं। आप सभी के लिए कुछ प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों का जवाब लेकर के उपस्थित हूं। हिंदी साहित्य से वर्ष 2025 में जो भी विद्यार्थी यूजीसी नेट में अपने आप को एक मुकम्मल सफलता देना चाहते हैं, एक सफल विद्यार्थी के तौर पर दिखना चाहते हैं, यानी वो टॉप 1% में दिखना चाहते हैं, वो टॉप 5% में दिखना चाहते हैं, या वो विद्यार्थी तीसरे स्टेज यानी टॉप 10 to 15% में दिखना चाहते हैं, ये आप आज के स्ट्रैटेजी से तय करेंगे। देखेंगे कि क्या रणनीति अपनानी चाहिए हमको। हिंदी साहित्य विषय से अगर आप जेआरएफ क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या बेहतर रणनीति हो सकती है, इस पर हमारी आपसे वार्ता होने वाली है। आज का टॉपिक यही है। 10-15 मिनट में जो विद्यार्थी नए हैं, नवीन हैं, तैयारी की दशाओं को समझना चाहते हैं, जरा वो समझें कि पूरे के पूरे पैटर्न और स्ट्रैटेजी पर आपकी क्या समझ जो आप विकसित कर सकते हैं वो होनी ही चाहिए। इसके बिना काम नहीं चलेगा। देखिए, जो हिंदी साहित्य विषय की अगर मैं बात करूं तो हिंदी साहित्य में जो सिलेबस है यूजीसी नेट का वो इतना बड़ा है कि अमूमन जेआरएफ होने वाला विद्यार्थी भी पूरे सिलेबस पर बहुत पैनी पकड़ नहीं बना पाता है। बहुत कूटनीतिज्ञ तरीके से उसको पढ़ करके क्रैक करना जरूरी है, क्योंकि इतने बड़े सिलेबस में हर एक बिंदु को पढ़ पाना भी 3 महीने 4 महीने में या संभावनात्मक रूप में साल भर में भी कई बार आप जितना पढ़ें हो सकता है कि आपका वो एकदम परफेक्ट ना बैठे, क्योंकि एग्जाम जो है वो लगभग 30% याददाश्त का एग्जाम है, 30% कॉन्सेप्ट का एग्जाम है और 30% लक का गेम है। तो इस 90% के गेम में हम अपने आप को कहां देखते हैं, उसी की स्ट्रेटजी आपसे शेयर करना चाहता हूं। देखिए, इस हिंदी साहित्य में सबसे पहले जो विद्यार्थी की कमजोरी होती है, चूंकि पुराने तरीकों का अभाव है। तरीका मतलब कि क्या, उसके ग्रेजुएशन में उसकी पढ़ाई का कमजोर रहना, उसके पीजी में उसकी पढ़ाई का कमजोर रहना एक बड़ा कारण होता है, जिस कारण उसने अभी तक पूरे साहित्य इतिहास को समझा भी नहीं है ठीक से। तो आपको सबसे पहले पूर्णतः साहित्योतिहास पर पकड़ बनाने की जरूरत है। अब ये पकड़ बनाएं कैसे सर? हम तो पकड़ बनाना चाहते हैं, लेकिन बनाएं कैसे? हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे पकड़ बनाएं। तो सबसे पहले आपको शुरुआत करना चाहिए, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास उठाइए। अभी तक आप क्या करते थे उससे मतलब नहीं है, अब आप एकदम शून्य से शुरू करिए और हिंदी साहित्य का सरल इतिहास उठाइए। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, क्योंकि जो परीक्षा है ना वो अपने आप को बहुत बदल रही है और प्रतिवर्ष बदलती ही चली जा रही है। अपने आप को कमजोर नहीं बना रही है, अपने आप को और व्यवस्थित करती चली जा रही है परीक्षा। और साल 2000 परीक्षा, अगर साल 2025 की परीक्षा की बात करें तो ये परीक्षा आपका एनटीए के द्वारा यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अभी तक इस परीक्षा को कंडक्ट कराती थी। अब ये परीक्षा टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट नहीं कराई जाएगी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपको हमने एक वीडियो के माध्यम से बताया है कि अब एनटीए रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए नहीं देखी जाएगी। अब ये सीयूईटी पीजी, सीयूईटी के एग्जामिनेशंस के लिए काम करेंगे। अब इसको यूजीसी कैसे हैंडल करेगा वो अभी तक उसका कोई फरमान, कोई नोटिस, कोई भी पुख्ता बात अभी तक बाहर नहीं निकली है, तो उस पर मैं भी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन यूजीसी अगर स्वयं भी जैसे अभी तक पहले परीक्षाएं कराता था उसी आधार पर स्वयं से ही करवाने लग जाएगा, या किसी ऑटोनोमस बॉडी को ये चीजें दी जाएंगी कि आप इस परीक्षा को कंडक्ट कराइए, या प्रतिवर्ष जैसे 1 दिवसीय परीक्षाएं होती हैं उसका टेंडर निकाल के करवाएगा, वो एक अलग बात है। जैसे भी होगा, विद्यार्थी यदि कंटेंट के प्रति समझदार है, जागरूक है, एक एक चीज को अच्छे से पढ़ा है, तार्किक अध्ययन किया गया है, तो कमजोर तो नहीं रहेगा। तो सबसे पहले साहित्य इतिहास पर अपनी पकड़ बनाने के लिए आपको हिंदी साहित्य का सरल इतिहास उठाना चाहिए। छोटी सी पुस्तक है, मूल ग्रंथों के पढ़े बिना चयन नहीं हो सकता, तो मतलब नहीं हो सकता। मूल ग्रंथ पढ़ना हमारी पहली और प्राथमिक आवश्यकता है, ये समझ लीजिए आप अच्छे तरीके से। तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास सबसे पहले उठाइए। एक बार साहित्य इतिहास को समझिए, कालखंडों को समझिए, उस कालखंड में आए हुए लेखकों को समझिए, उन लेखकों ने जिन विषय वस्तु पर अपनी बात रखी, जो ग्रंथ लिखे, जो किसी कॉन्टेक्स्ट के बारे में उनके कथन हैं, उन सब चीज़ों को पढ़ते चले जाइए।
इसी किताब को कितनी बार पढ़ना है? कम से कम 3 टाइम। 3 टाइम यानी टाइम को मैं टी लिख देता हूं, 3 बार इस किताब को आपको पढ़ना है। मूल ग्रंथों का अध्ययन पहली शर्त होनी चाहिए। मूल ग्रंथ पढ़ना है, कोई भी गाइड आपको सफल नहीं बना सकती। मूल ग्रंथ का अध्ययन पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो सबसे पहले सरल इतिहास, फिर उसके बाद जब हम सरल इतिहास समझ जाएं, 3 बार पढ़ लें, इसके कॉन्टेक्स्ट को समझ जाएं, पेंसिल और हाइलाइटर का इस्तेमाल करते जाएं, पहली बार जब आप इसे पढ़ने बैठेंगे तो ये बोरियत महसूस कराएगा। लेकिन इस बोरियत के दौरान आप अपनी पेंसिल नहीं चलाएंगे, आप हाइलाइटर नहीं चलाएंगे, केवल कहानी की तरह, जैसे मान लीजिए कि आप कोई रचना पढ़ रहे हो, उस भांति इसको पढ़ते चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं। खत्म करना है इसको एक बार, और ये खत्म करने में आपको 3 से 4 दिन का समय दीजिए, ज्यादा नहीं। आप इसके लिए केवल 3 से 4 दिन देंगे। देखिए, जितना टाइम आपका यूजीसी नेट क्लियर होने में, जेआरएफ क्लियर होने में लगेगा, उतना ही ज़्यादा समय आपके जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी में लगेगा, उतना ही ज़्यादा टाइम आपके पीएचडी में लगता चला जाएगा। और एक सही उम्र पर अगर आप ये सारी चीज़ें अर्जित कर लेते हैं तो इन सब चीज़ों के अर्जन का लाभ भी आप ले पाएंगे। नहीं तो उम्र निकल जाने के बाद ये चीज़ें प्राप्त भी हो जाएं तो बहुत देर हो चुकी होती है, फिर वो आनंद, वो उल्लास नहीं रह जाता है हृदय में। तो समझिएगा, इसको 3-4 दिन में एक बार पढ़ के खत्म कर लिया। फिर उसके बाद जब हम इसका सेकंड रीडिंग ले रहे होंगे, तब हमारे पास हाइलाइटर भी होनी चाहिए, पेंसिल भी होनी चाहिए। अब हम उस टेक्स्ट को समझने लग गए हैं, अब हम उसमें से काम की बातों को अंडरलाइन भी करेंगे और काम की बातों को हाईलाइट भी करेंगे। अब ये बात कैसे पता चलती है कि ये काम की बात है? तो इसके लिए काम की बात कैसे पता चले कि ये काम की बात है या ये इंपॉर्टेंट बात है, इसके लिए आप प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर उठा करके देखिए। पुरातन वर्ष का प्रश्न पत्र ही केवल आपको ये बताने के लिए सबसे बेहतर माध्यम है, जो ये बता पाएगा कि भैया पुरातन वर्षों के प्रश्न पत्रों के माध्यम से ही हम ये जान पाते हैं कि इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, किन बातों पर हमारा फोकस बने और क्या चीज़ें छोड़ देनी है। देखिए, जो चीज़ आपको पढ़ने के दौरान लगती है ना कि इसका कोई काम नहीं है, वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है। तो पढ़ने के दौरान आप कौन सा राइटर कब आया, उसके समय, उसके द्वारा लिखी गई रचना, उसके द्वारा लिखी गई रचना के पीछे का टेक्स्ट समझिए कि क्यों लिखा गया है, किस भाषा में लिखा गया है, कौन से छंद में लिखा गया है। आदिकाल को पढ़ा, अब आदिकाल में जितने भी लेखक आते हैं उन सबको पढ़िए, उसकी पृष्ठभूमि पढ़िए, उदय पढ़िए, कैसे हुआ, उसमें कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई, उन रचनाओं का मूल विषय क्या था, वर्ण विषय क्या रहा है। क्योंकि साहित्योतिहास में हमने ये चीज़ जाना है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का सचित्र वर्णन होता है। जैसे जैसे जनता की चित्तवृत्तियां बदलती जाती हैं, वैसे वैसे साहित्योतिहास में परिवर्तन होता जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि आप उस समय की जनता का चित्तवृत्ति को समझिए, उस समय के देशकाल को समझिए, वातावरण को समझिए, उस समय की भाषा को समझिए, उस समय के लेखकों को समझिए, समकाल को समझिए। जब आप ये चीज़ें समझ करके पॉइंट करते चले जाएंगे, A4 साइज का पेपर लीजिए, सारी काम की बातें अलग से आप जो है पहले तो दूसरे रीडिंग में आपको कुछ लिखना नहीं है, केवल हाईलाइट करना है, पेंसिल से जो है आपको अंडरलाइन करना है। थर्ड रीडिंग जब आप इसकी ले रहे होंगे तो आपके पास एक A4 साइज का पेपर भी होना चाहिए। आप उस A4 साइज के पेपर में आप नोट डाउन करते चलेंगे, जो बातें आपको समझ में आ रही हैं या जो नहीं आ रही हैं उसको छोड़ते जाइए। सेकेंड स्टेप में आपका क्या काम होना चाहिए? अब आपको हिंदी साहित्य का इतिहास सीधा सीधा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उठाना है। अब आपने शुक्ल जी का साहित्य इतिहास उठा लिया, हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी का आपने उठा लिया। अब ये आपको शुक्ल जी का इतिहास पढ़ने में बोरियत महसूस करा सकता है। संस्कृतनिष्ठ भाषा का खूब जबरदस्त प्रयोग है, कठिन शैली है, कठिन भाषा है, तो इसलिए आप इससे डरे हुए महसूस कर सकते हैं। लेकिन डरिए मत, इत्मीनान से इसको पढ़िए और जबरदस्ती करते हुए पढ़िए। कैसे पढ़िए मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आप थोड़ा सा ये तरीका इस्तेमाल करें तो बड़ा मजेदार होगा। आप शुक्ल जी की पुस्तक का पहले क्या करिए कि पहले आप उठाइए केवल आदिकाल। पहले तो इसकी भूमिका पढ़िए, इसकी भूमिका से भी सवाल आते हैं बहुत शानदार तरीके से। तो इसकी भूमिका फाड़ करके अलग कर लीजिए और उसको स्टेपल करके साइड में रख दीजिए। भूमिका से एक एक बात का निचोड़, जैसे कपड़ा धुलने के बाद निचोड़ा जाता है ना, तो पानी पूरा झड़ जाता है, फिर उसके बाद उसको सुखोया जाता है। तो उस प्रकार पहले भूमिका पढ़िए, कम से कम 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। उसके बाद उसको क्या करिए, A4 साइज के पेपर में उससे काम की बातें नोट करिए और उसको पूरा, जैसे किताब है, मान लीजिए हमारे पास ये किताब है रामचंद्र शुक्ल की, हमने देखा कि इस किताब का इतना पोर्शन भूमिका के लिए है, हमने इसको फाड़ के अलग कर लिया, अलग रख दिया। इसी प्रकार से फिर उसके बाद हम गए आदिकाल पर। अब हमने आदिकाल उठाया, आदिकाल पढ़ा,
मान लीजिए लगभग 12 से 15 पन्ने में या 20 पन्ने में आदिकाल लिखा हुआ है। आदिकाल को पढ़ा, 2 बार पढ़ा, तीसरी बार नोट्स किया। ये सारे फॉर्मेट यूज करने हैं, 3 बार तो जरूर पढ़ना है किसी भी कॉन्टेक्स्ट को, मिनिमम है ये। मैक्सिमम 5 से 7 बार कर लेते हैं तो बहुत अच्छा, अति उत्तम, किसी भी परीक्षा में असफलता नहीं आएगी। फिर आपने आदिकाल पढ़ा, पढ़ने के बाद फिर आदिकाल को भी आप फाड़ करके स्टेपल करके साइड में रख देते हैं। फिर उसके बाद आप गए भक्ति काल पर, फिर भक्ति काल पढ़ा। भक्ति काल से महत्वपूर्ण चीजें पढ़ी आपने, है ना, क्योंकि शुक्ल जी के स्टेटमेंट्स इतने पूछे जाते हैं कि एग्जाम में शुक्ल जी के स्टेटमेंट्स भरे पड़े दिखाई पड़ते हैं। 8 से 10 सवाल, 15 सवाल, कभी कभी तो 20 से 25 सवाल केवल शुक्ल जी के स्टेटमेंट से भरे पड़े होते हैं। किसी भी मुद्दे पर शुक्ल जी ने क्या कहा है ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बच्चन सिंह जी ने क्या कहा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है, अजय प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, डॉक्टर नौमर सिंह ने क्या कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जितने भी इस प्रकार के आलोचक हैं, बड़े लेखक हैं, इन लोगों को आप उठा करके इस प्रकार से करना शुरू करिए। ऐसे ही भक्ति काल, फिर रीति काल, फिर आधुनिक काल। अब ये आपने पूरा का पूरा क्या किया, अब आपने पूरे के पूरे कालखंड को, साहित्य इतिहास को समझ लिया। यहां से आपके एग्जाम में लगभग 15 सवाल, 10 सवाल देखने को मिल जाते हैं, 10 से 15 सवाल। ये पूरा का पूरा काम आपने कर लिया, साहित्य इतिहास समझ लिया। अब साहित्य इतिहास में ही आपका एक गद्यखंड आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हिंदी साहित्य का, हिंदी का गद्य साहित्य आपके सामने अब आकर के खड़ा हो जाएगा, मुंह आकर के, जो कि सबसे बड़ी चीज है, हिंदी का गद्य साहित्य। अब ये आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, तो हिंदी के गद्य साहित्य के लिए आचार्य रामचंद्र तिवारी के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। सबसे ऑथेंटिक, सबसे बेस्ट पुस्तक जो है आचार्य रामचंद्र तिवारी। अब आचार्य रामचंद्र तिवारी जी को आपने उठाया, इनको पढ़ना शुरू किया। मोटी सी पुस्तक है, 1000-1200 रुपए की किताब है ये, 1500 की भी हो सकती है, आपके इलाके में जितने की भी मिलती हो। लेकिन गद्य साहित्य को पढ़ने समझने के लिए इनसे बेस्ट कोई माध्यम आपके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको गद्य विधाएं पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है सर? हमको उपन्यास पढ़ना है सिलेबस में, हमको नाटक पढ़ना है, हमको कहानी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? हमको कहानी पढ़नी है, हमको कविता पढ़नी है, हमको कविताएं भी पढ़नी है, हमको अन्य गद्य विधाएं भी पढ़नी है, जिसमें कि हमारा आत्मकथा हो गया, जीवनी हो गया, डायरी हो गया, रिपोर्टाज हो गया। इन सभी गद्य विधाओं का भी हमको दबाकर अध्ययन करना है। इससे भी हम नहीं बच सकते, क्योंकि आपके सिलेबस में लगभग 17 के आसपास उपन्यास हैं और 27 के आसपास नाटक हैं। इसमें संभवतः, अगर मैं देख पा रहा हूँ ठीक, तो मैं एक बार आपको काउंट करके इस पर वीडियो बना करके बता भी चुका हूँ कि आपको काफ़ी सारे नाटक भी पढ़ने हैं, आलोचनाएं भी पढ़नी है ना। बहुत सारी गद्य विधाओं का आपको अध्ययन भी करना है, जिसमें आत्मकथा, जीवनी, यात्रा साहित्य आता है, संस्मरण आता है। लगभग 23 के आसपास आपको कहानियाँ पढ़नी है, 27 के आसपास कहानियाँ पढ़नी है। ये पूरी की पूरी कहानी, उपन्यास, इन सबको आपको बहुत अच्छे से देखना है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या देखना है? पहले तो इनके मूल पुस्तकों का अध्ययन जरूरी हो जाता है। इनकी मूल पुस्तकों को पढ़ना ही पढ़ना है, इनको आप नहीं छोड़ सकते। एकाध ग्रंथ को मान लीजिए आप, एग्जाम जल्दी आ गया, सिलेबस नहीं खत्म हुआ, स्किप कर दे, चलेगा, वो तो संभव है। लेकिन अगर आप सोचे कि ना तो मैं एक भी उपन्यास पढ़ूं, ना एक भी नाटक पढ़ूं, मैं ना तो एक भी कहानी पढ़ूं और इस आधार पर जाकर परीक्षा में चयनित हो जाऊं, असंभव है दोस्त, आज की डेट में नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ तक प्रश्न घुस के पूछा जा रहा है कि ये स्टेटमेंट, जैसे मान लीजिए कि 4 स्टेटमेंट आपको दे देंगे, कथन 1, कथन 2, कथन 3, कथन 4, और बोलेंगे कि इन कथनों को आगा जो है आरोही अवरोही क्रम में सजाइए, रचना में जैसे जैसे आए हैं। जैसे मान लीजिए आषाढ़ का एक दिन है, नाटक है, ये किसी के जीवन पर आधारित हो सकता है, तो किसके जीवन पर आधारित है, इसमें कौन कौन से पात्र हैं, किस पात्र के द्वारा क्या स्टेटमेंट किसके लिए कहा गया है, ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसलिए मूल पुस्तकों का, मूल ग्रंथों का अध्ययन पहली शर्त हो जाती है इस परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए, इस परीक्षा में चयनित होने के लिए। तो इनको आप पढ़ने की शुरुआत करिए। शुरुआत कहाँ से करिए मैं ये बता सकता हूँ, आप छोटी छोटी कहानियों से शुरू करिए। जैसे ग्रेगिन कहानी उठा लिया, पढ़ लिए, कानों में कंगना उठा लिया, पढ़ लिए, है ना। इस तरह छोटी छोटी कहानियों से हमने शुरुआत किया। लेकिन जब हम पूरा ग्रंथ पढ़ लें, पूरी रचना जब हम पढ़ लें, पूरी कहानी पढ़ लें, तो रचना पढ़ने के बाद दूसरा काम क्या है, अब हिंदी कहानी का इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा। यह भी तो साहित्य का हिस्सा है। तो अब कहानी का इतिहास पढ़िए आप।
ये भी कुछ युगों के माध्यम से चला होगा ना। जैसे हिंदी कहानी की शुरुआत जो है माना जाता है एडगर एलन पो के माध्यम से इसकी शुरुआत हो रही है। अब यहाँ पर जब कहानी पर आप आएंगे तो पता चलेगा कि इसका पहले कौन कौन से युग चले। तो इसमें प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद प्रसाद युग, प्रेमचंदोत्तर युग चले, इन सबको पढ़िए। इसमें कुछ महिला रचनाकार भी आई होंगी, इन महिला रचनाकारों को पढ़िए कि कौन कौन सी महिला लेखिकाएं रही हैं, इनको पढ़िए। और जितने भी राइटर्स की आपके सिलेबस में कहानियां लगी हुई हैं, जितने भी राइटर्स की जितनी कहानियां उतने राइटर, एक ही राइटर की 2 रचनाएं नहीं लगी हुई हैं आपके सिलेबस में। तो जितने भी रचनाकारों के सिलेबस में कहानियां लगी हुई हैं, उन सभी रचनाकारों के बारे में कायदे से अलग से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के। अब जैसे किसी भी रचनाकार को आप उठाइए ना, तो किसी भी रचनाकार का क्या क्या पढ़ लीजिए। तो रचनाकार का सभी प्रकार की रचनाएं, सभी प्रकार की रचना का मतलब सभी गद्य विधाओं में। अगर जैसे मान लीजिए हमने गोदान पढ़ना शुरू किया उपन्यास के तौर पर, और उन्हीं की रचना कहानी में लगी हुई है ईदगाह प्रेमचंद जी की, तो जब हम प्रेमचंद जी को उठाएं तो क्यों ना प्रेमचंद जी को पूरी तरह से पढ़ लें, यानी कि रचनाकार का जीवन परिचय पहले अच्छे से कर लें। और जीवन परिचय के साथ साथ हम उस रचनाकार का क्या कर लें, उनके जीवन में जितनी भी प्रकार की गद्य विधाएं, जितनी भी विधाओं में इन्होंने काम किया है, सभी विधाओं पर अपनी पकड़ बना लें। सभी प्रकार की विधाओं पर उन्होंने जो जो लिखा है सब पढ़ डालें। तीसरा, उन सब का समय जो कि याद रखना पड़ेगा, ये सब अच्छे से देख लें। अब इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मूल ग्रंथों को, जो कि आपके आयोग के द्वारा आपके जो है यूजीसी के मानकों के अनुरूप चलने वाली पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, इनका आपको सहारा लेना पड़ेगा। किसी गाइड बुक में ये सारी चीज़ें अरेंज्ड फॉर्मेट में मे भी मिल भी जाएं, लेकिन वो बहुत ऑथेंटिक सोर्स नहीं हो सकते, उसको आप क्लेम नहीं कर सकते। उसमें टाइम को लेकर के जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है हर जगह पर। ठीक इसी तरह आपकी रचनाओं में जितनी कविताएं लगी हैं, बार बार उनको पढ़िए ना। इतनी शानदार शानदार कविताएं लगी हुई हैं। अच्छा, कविता पढ़ने में थोड़ा बोरियत महसूस होगी। स्टार्टिंग की जो कविताएं लगी हुई हैं आदिकाल भक्ति काल के समय की, रीतिकाल के समय की कविताओं में थोड़ा इंटरेस्ट आना शुरू होता है, तो आप शुरुआत करिए आधुनिक काल की कविताओं से। आधुनिक काल की कविताएं आपको आसानी से समझ में भी आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए शुरुआत कर दीजिए आप असाध्य बीड़ास कर दीजिए, मुक्तिबोध को पढ़ना शुरू कर दीजिए, धूमिल को पढ़ना शुरू कर दीजिए। यहां से जब आप शुरू करेंगे तो कविताओं के प्रति आपका एक इंटरेस्ट, एक अलग दशा दिशा मिल जाएगी आपको पढ़ने समझने के लिए। यहां से शुरुआत करिए। फिर उसके बाद कुछ नाटक लगे हुए हैं, इन नाटकों में भी यही प्रक्रम अपनाते हुए कि उसमें जो जो नाटक लगे हैं उन नाटकों के बारे में पहले पढ़िए। पढ़ने के बाद सभी प्रकार की रचनाओं को उनके जो लेखक लगे हैं उन्होंने जितनी भी विधाओं को जो है में अपना काम किया है वो देखिए, उसका समय देखिए, उन्होंने जो जो काम किए हैं उसको पूरा पढ़ डालिए। यही ठीक काम आपको उपन्यास में भी करना है। उस राइटर को कौन कौन से रचना के प्रति सम्मान मिला है, कौन कौन सी रचना की विषय वस्तु क्या है। जैसे मान लीजिए आपने मित्रों मरजानी पढ़ना शुरू किया, मित्रों मरजानी का विषय क्या है, किस विषय पर लिखा गया है, इसमें प्रमुख पात्र कौन कौन सी हैं। अब आप देखिए कि यह रचना किसकी है, तो आपने पढ़ा कि भैया ये तो कृष्णा सोबती की रचना है। कृष्णा सोबती ने और भी महान उपन्यास लिखे होंगे, वो सारे देख लीजिए। और ये सब कहाँ मिलेगा, रामचंद्र तिवारी जी के पास सब कुछ है, सब कुछ लिखा मिलेगा, अलग अलग राइटरों के बारे में बहुत डिटेल में मिलेगा। अच्छा, आप चाहते हैं कि सर जो काम आप ये बता रहे हैं ये काम आपके लिए कोई कर दे, क्योंकि बच्चा अकेले 3-4 महीने 5 महीने में ये सब कर ले, इसकी संभावना लगभग नहीं के बराबर है। ये काम बच्चे को करने में लग जाएंगे लगभग 1 साल, इससे ज्यादा लग सकता है, इससे कम में ये काम होना कठिन है। अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सर तब हम क्या करें, जब आपके बताए हुए ये सारे रास्ते हम ना कर पा रहे हों, तब फिर आपको एक मेंटोर चुनना चाहिए। ऐसी दशा में आपको एक शिक्षक का चुनाव करना चाहिए जो आपके लिए आपका रास्ता आसान कर दे, जो आपके लिए विषय वस्तु का चुनाव कर दे, जो आपके लिए पढ़ने के सलीके को बताए, पढ़ने का सटीक तरीका क्या होगा, जो आपके लिए कंटेंट तैयार कर दे, क्योंकि उन्होंने लगभग पहले से काफ़ी सारे बैचेस पढ़ाए होंगे, काफ़ी सारे विद्यार्थी उनके द्वारा पढ़ करके अपने यूजीसी के जेआरएफ जर्नी को कंप्लीट किया होगा। तो क्या करें,
साथ ही साथ समय आपको अकेले पढ़ने में मजा नहीं आएगा, अकेले आप पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे, तो आपको एक ग्रुप चाहिए जहां कई बच्चे हों जिनसे लगातार समय पूछा जाए। इसको लगातार रिवीजन में रखिए, हर तीसरे दिन, हर थर्ड डेज पर आपने जो जो पढ़ लिया है उनको रिवाइज करते रहिए, बार बार मगअप करते रहिए। अपने आप जब खाली बैठिए तो किसी रचनाकार की सभी रचनाओं का समय बार बार लिख लिख करके याद करने का प्रयास करिए कि फलाने राइटर इनकी फलाने रचना इस टाइम पे, फलाने रचना इस टाइम पे, फलाने रचना इस टाइम पे। और जब उनके आप मूल विषय वस्तु को देख लेंगे तो रचनाओं का समय क्रम याद रखना काफी हद तक आसान हो जाता है। यहां तक परीक्षा में घुस करके पूछा गया है जैसे उपन्यास विधा में मानस कहांस एक रचना है, यह तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। अब इनके जीवन पर आधारित है लेकिन इनके जीवन पर तो कुछ भी सही साक्ष्य मिलते ही नहीं, तो लेखक ने लिखने से पहले बहुत सारे लोगों को आधार बनाया कि मैंने इस ग्रंथ को, इस ग्रंथ को, इस ग्रंथ को, इस ग्रंथ को आधार बनाया। आप 2023 का पेपर उठा करके देख लीजिए, उसमें यह तक पूछा हुआ है कि इन्होंने किस किस ग्रंथ को आधार बनाया था, और जिस ग्रंथ को आधार बनाया था सूची 1 और सूची 2 में उसका मिलान कर दीजिए। अगर एक ग्रंथ एक्स को इन्होंने चुना तो उसके राइटर कौन है, ए है, बी है, सी है, डी है। अगर इन्होंने ग्रंथ वाई को चुना तो इसके ABCD में से कौन राइटर है। तो आपको इस प्रकार से चुनना पड़ेगा। अच्छा, ये बात इन्होंने अपनी भूमिका में बहुत अच्छे से लिख दिया है। तो प्रत्येक रचना, चाहे उपन्यास पढ़ी जा रही हो चाहे नाटक, इसकी भूमिका भी पढ़िए। उपन्यासों की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, इसके बिना आपको पूरा उपन्यास अधूरा सा लगेगा। बिना भूमिका के उपन्यास की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अब क्या करिए, आप साहित्य इतिहास पढ़ रहे हैं, ऊब गए, उपन्यास उठा लीजिए। आप साहित्य इतिहास पढ़ रहे हैं, आप ऊब गए, आप नाटक उठा लीजिए। छोटे छोटे ग्रंथों से शुरू करिए। कविता आपको रोज पढ़नी है, कहानी रोज पढ़ना है, इसके साथ एक उपन्यास है, एक नाटक साथ में लगा लीजिए। ये 3 काम करिए और स्लॉट को डिवाइड कर लीजिए। स्लॉट आपका मॉर्निंग होना चाहिए, स्लॉट आपका मिड होना चाहिए यानी दोपहर, स्लॉट आपका इवनिंग होना चाहिए। एटलीस्ट उस टाइम पर तो पढ़ाई जरूर करना है जिस टाइम पे हमारा एग्जाम होता है। मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम होता है या दोपहर के शिफ्ट का एग्जाम होता है, उस टाइम पे आपको जरूर से जरूर पढ़ाई करनी है, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप यूज टू रहे कि इस टाइम पे तो मेरा दिमाग चलता है, मैं तो इस टाइम पे अपना साहित्य इतिहास पढ़ता रहता हूँ, तो आपको करते ही रहना है। और साथ में एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि आपको पेपर 1 पेपर 2 को साथ में लेके चलना पड़ेगा। अगर आपने छोड़ दिया, स्किप कर दिया, तो सारा काम खराब हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे फिर तो। तब मैंने कहा ना कि ये सारी चीजें अगर आपको एक शिक्षक करके दे दे तो रोज का रोज एक रेगुलरिटी मेंटेन हो जाए कि आपको रोज का रोज क्लास करनी है। रोज आपको 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जो भी एक टाइम फिक्स किया जाए उस टाइम पे आके आपको पढ़ना है, बैच लेनी है। बैच ले लिया, आपने रोज पढ़ना शुरू किया, कई बच्चों के साथ आपका कंपटीशन हुआ, एक टेस्ट देने का मौका मिला, एक ऐसा ऑप्शन मिल जाए कि जिसमें आपको लगातार टेस्ट देने का ऑप्शन मिले, आपकी एक रैंकिंग तैयार हो जाए, डाउट सेशंस हो जिसमें आपके डाउट्स क्लियर किए जा रहे हो, तो उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए। और ये बहुत सही समय है कि आप अपने आप को एक उपहार स्वरूप दे सकते हैं, अपने आप को एक उपहार। और ये उपहार क्या हो सकता है दोस्त? तो ये उपहार आपके लिए हो सकता है UGC नेट JRF के लिए, जो कि आपके लिए उत्कर्ष परिवार के द्वारा लाया गया है सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% का डिस्काउंट। साथ ही अगर आप प्राइम कोर्स लेते हैं तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। साथ ही अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं जिसमें आपने कोई कोर्स पहले से लिया था, उसकी वैधता बढ़ानी है, तो उस पर भी 10% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। और ये न्यू ईयर ऑफर है जो कि 28 दिसंबर से चल करके 3 जनवरी तक आपके लिए उपलब्ध है। 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक के बीच में आप इसको खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या क्या मिलने वाला है मैं आपको बताता हूँ। ये न्यू ईयर जो आपको मिल रहा है 28 से 3 के बीच में, यहाँ पर आपको पहले तो पेपर 1 का एक लक्ष्य बैच मिल जाएगा जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो मिलेगा। इसकी शुरुआत 21 जनवरी से हो रही है क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी दिसंबर 2024 का पेपर देने जा रहे हैं, तो बैच के लिए ऑफर अभी से दे दिया गया है। लेकिन इसकी पहली क्लास 21 जनवरी से चलेगी क्योंकि 16 तारीख के बाद आप फ्री हो रहे हैं, एक आध 2 दिन रिलैक्स हो जाइए, फिर नए सिरे से शुरुआत करिए, अपना आंसर की वगैरह मिला लीजिए, देख लीजिए, उसके बिहाफ पे आप शुरू करिए। अगर आपका क्लियर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आगे बढ़िए, चुपचाप लगे रहिए। क्योंकि देखिए ये जो तैयारी है ना नेट JRF की, यही तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में भी सेम टू सेम पढ़ना ही है। 19-20 के अंतर के साथ थोड़ा सा सिलेबस इंक्रीज हो जाता है और इसमें से कुछ 1-2 चीजें हटा दी जाती हैं, वहां पर ऐड कर दी जाती हैं। तो अगर आप इन चीजों में आज कमजोर रहे तो कल भी कमजोर दिखेंगे। आज आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया तो कल भी आप कमजोर ही दिखेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप पेपर 1 पेपर 2 को साथ में पढ़िए। यहां पर हम आपको देते क्या है, मतलब एक तो 2 टाइप के कोर्सेज हैं हमारे पास। सेम कोर्स का स्टैंडर्ड है और प्राइम है। सर क्या क्या मिलेगा स्टैंडर्ड में? आपको देखिए दोनों में आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे, दोनों में आपको क्लास की PDF मिलेगी। दोनों में आपको ई नोट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, मतलब
ऑनलाइन ई नोट्स मिलते हैं आपको, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आपको दोनों में मिलेंगे ही मिलेंगे। आप हर तीसरे दिन डाउट सेशन पूछ सकते हैं दोनों में ही, आप हर तीसरे दिन टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप गए आपने 2 दिन 3 दिन, हर तीसरे दिन आप जाके टेस्ट दे रहे हैं ताकि आप अपना अनुमान कर पा रहे हो कि हमने कितनी तैयारी कर लिया है, हमारी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है भाई। अच्छा, लेकिन इसके बाद जिन चीज़ों के लिए आपको इधर आना चाहिए, प्राइम पर आना चाहिए, वो कौन सी चीज़ें हैं? आपका मन है आप रोज टेस्ट दीजिए। इसको वो बच्चे जरूर लें जो इसके पहले तैयारी किए हैं, जिनका नॉलेज अच्छा है, बस थोड़े थोड़े नंबरों से चूक जा रहे हैं, तो वो इस पर आ जाइए, वो प्राइम लीजिए ताकि रोज टेस्ट दे करके अपने आप को प्रूफ कर पा रहे हो। आपका मन है कि सर नहीं, मुझे तो रोज डाउट होता है और मैं चाहता हूं कि जब भी मेरा डाउट हो तो मुझे तुरंत क्लियर करना है, तो अनलिमिटेड डाउट सेशंस आपके क्लियर किए जाएंगे इसमें। अगर आपने टेस्ट सीरीज लिया है, टेस्ट सीरीज अलग से लेंगे आप आगे चल के, यहां पर आपको अलग से टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज मिल जाएगा जून 2025 का। इसमें टेस्ट मिलेंगे, आप उन टेस्ट के माध्यम से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। इसीलिए आपको 2 फीस बताई जा रही है, कि स्टैंडर्ड की, एक प्राइम की। अगर मान लीजिए आपका मन है कि आप केवल पेपर 2 लेना चाहते हैं, तो कंप्लीट ओनली पेपर 2 के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ हमारे साथ देख सकते हैं कि पेपर 2 में आपको हिंदी मिल जाएगी, जिसके लिए आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही कॉमर्स का पेपर 2 अवेलेबल है, हिस्ट्री का पेपर 2 अवेलेबल है, इंग्लिश का अवेलेबल है, ज्योग्राफी का अवेलेबल है, पॉलिटिकल साइंस का अवेलेबल है। और इनका स्टैंडर्ड का फीस 4,000 रुपये और प्राइम का फीस 5,000 रुपये है। केवल 1000 में आपको कंप्लीट फ्री टेस्ट मिल जाएगा, अनलिमिटेड टेस्ट देने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आपको ऑल इंडिया रैंकिंग भी पता चल जाती है और अनलिमिटेड डाउट्स मिल जाएंगे। तो ये फीस बहुत ही नॉमिनल है, जिसमें आप जून 2025 के लिए अपने आप को लगा सकते हैं। तो आपका स्वागत है। मैं आपका पेपर 2 में आपका भाई विवेक पांडे इंतजार करूंगा, जरूर जुड़िएगा। और प्रत्येक विषय, कॉमर्स मतलब अल्टीमेट टीचर्स, हिस्ट्री अल्टीमेट टीचर्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ऑल सब्जेक्ट, ऑल क्वालिफाइड टीचर्स, ऑल एकदम डेडिकेटेड टीचर्स की टीम आपके लिए उपलब्ध है। अगर आप यूजीसी नेट में हमारे साथ जुड़ करके ये ज्वाइन करते हैं बैच, तो आपको खासा लाभ होने वाला है। लेकिन रुकिए, अभी भी मैं आपको रोकूंगा। आप कहते हैं कि सर कौन सा बैच ज्वाइन करें, तो मैं आपको कहूंगा कि पेपर 1 और पेपर 2 का कॉम्बो बैच ज्वाइन करिए, जो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि केवल पेपर 2 से या केवल पेपर 1 से सिलेक्शन नहीं होता, बोथ बैच और इंपॉर्टेंट। तो आपको जून 2025 के लिए हमारा लक्ष्य JRF बैच ज्वाइन करना चाहिए, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट पेपर 2 और कंप्लीट पेपर 1 मिल जाता है, जिसकी स्टैंडर्ड की फीस 5,000 रुपए और प्राइम की फीस 6,000 रुपए, जो कि बहुत ही नॉमिनल है। ये 90% डिस्काउंट के बाद आपको ये फीस मिल रही है। और इसमें आप इसको कब तक ले सकते हैं, तो 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक ले सकते हैं। ये न्यू ईयर ऑफर आपके लिए रहेगा दोस्त, तो इसमें जरूर जुड़िए। मैं आपका स्वागत करता हूं। कॉम्बो बैच में आप जुड़िए और 3 तारीख के पहले पहले इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस बार JRF पार 100% मेहनत और 100% उपयोगिता वाली कक्षाएं, जिसमें आपको लगातार टीचर प्रतिदिन कक्षाएं दे रहे होंगे। हर सैटरडे, हर तीसरे दिन आपका डाउट क्लियर किया जा रहा होगा। जो डाउट आपकी क्लास से अलग होंगे, उसमें क्लास को बाधित नहीं किया जाएगा। ये सारी सुविधाओं से लैस कक्षाएं आपको दी जा रही हैं। देखिए, शिक्षा पर किया गया इन्वेस्टमेंट आपको ताउम्र रिजल्ट देता है, ताउम्र आपको उसका बोनस मिलता है। एक MBBS करने के लिए अपनी डिग्री पर 5 वर्ष किए हुए इन्वेस्टमेंट के बदले में एक व्यक्ति को पूरे जिंदगी एक अच्छे डॉक्टर होने का गौरव प्राप्त होता है। एक 3 वर्ष LLB की डिग्री पर किए हुए एक व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट उसको पूरी जिंदगी एक काला कोट पहन करके वकील होने का एक गौरव देता है, जो कि पूरी जिंदगी उसके कमाई का जरिया भी बनता है। एक बीटेक करने के लिए 4 वर्ष किया हुआ इन्वेस्टमेंट किसी भी व्यक्ति को पूरी जिंदगी एक बेहतर इंजीनियर बना करके गौरव से इंजीनियर फलाने कहने का अवसर देता है। और एक छोटा सा स्टैंडर्ड और प्राइम का बैच लेने वाला व्यक्ति जो पूरी जिंदगी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाएगा, यह गौरव आपको मिलने वाला है। तो आपका स्वागत है उत्कर्ष यूजीसी नेट पे। इन सारी चीजों में मैं आपको यूजीसी नेट हिंदी में क्या बेहतर मदद करने वाला हूं। विद्यार्थी हमेशा परेशान रहते हैं कि सर मुझे कहानियां पढ़नी है, लेकिन कहां से पढ़ूं, परेशान हूं। उपन्यास पढ़ने हैं, कहां से पढ़ूं। नाटक पढ़ने हैं, कहां से पढ़ूं। इतनी सारी किताबें खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। मत परेशान होइए, थोड़ी सी मेहनत करिए। आपको हम सारी चीज़ों का फ्री ऑफ कॉस्ट PDF उपलब्ध करवाएंगे। एक ही PDF में पूरी कहानी होगी। आपका बहुत मन है कि सर मुझे तो प्रिंट चाहिए,
आप प्रिंट निकाल सकते हैं। और वैसे भी जो 12-13 उपन्यास इसमें लगे हुए हैं वो आप आसानी से खरीद सकते हैं। 100-150 रुपए की किताब आती है, अगर 10 किताबें भी खरीदते हैं तो 1000 रुपए के ऊपर का खर्चा नहीं है। जितने सिलेबस आपके सिलेबस की चीजें आपको खरीदनी है ना, 2000 से 2500 रुपए में कंप्लीट किताबें आपकी मिल जाती हैं, कंप्लीट किताबें मिल जाती हैं, ये मान लीजिए आप। तो आप आसानी से इस चीज को कर सकते हैं। अगर आप इस पे भी बहाना बनाते हैं तो साल दर साल हर बार 2 परीक्षाएं होती हैं, एक जून में, एक दिसंबर में, वो देते रहिए और समय खराब करते रहिए। जैसे 24 बीत गया वैसे 25 भी बीत जाएगा, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके जीवन में जो बदलाव आएगा उससे आप बहुतों के जीवन को बदल सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। हम मिलते हैं बैच में माय डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का। ये सारी चीजें मैंने आपको बताया, आपने मुझे प्रेम पूर्वक सुना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्या आप मुझसे बैच में मुलाकात करने आ रहे हैं। मैं आपका भाई विवेक पांडे, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।